हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल्केमी क्लासेज। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके साथ साथ हम साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो 11th क्लास में हैं और IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं। हम डेली एक एक टॉपिक रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे उनको सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हों, किसके साथ? थर्ड सिस्टम के साथ, तो तीनों आपस में किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्या कहता है? वेहन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with third system, then they are in thermal equilibrium with each other. क्या कहता है? अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो थर्ड सिस्टम के, तो वे तीनों आपस में किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब बात आती है इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दो सब्सटेंस आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हो। वेहन टू सब्सटेंस आर इन फिजिकल कांटेक्ट। जब दो सब्सटेंस आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हो, तब उनमें कुछ भी एक्सचेंज ना हो, तो वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। contact with each other and there is no exchange of anything each other and there are no exchange। ठीक है। इक्विलिब्रियम के साइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस वे में, ऐसे हम इक्विलिब्रियम के साइन को डिनोट करते हैं। ओके। अब इक्विलिब्रियम जैसे ए से बी में जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी में गए हैं। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और इसका मान लीजिए इसका T1 है और इसका P1 है। बी स्टेट का टेम्परेचर है T2 और इसका है P2। मान लीजिए ये इनकी वैल्यू दोनों की सेम है, दैट मीन्स T1 इक्वल टू T2 है और P1 इक्वल टू P2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं आया, दोनों टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहा जब यहाँ से ए स्टेट से बी स्टेट में गए, ठीक है, और प्रेशर भी कांस्टेंट रहा। दैट मीन्स ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर कोई भी हीट फ्लो ना करे एक सिस्टम के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, ठीक है, कोई भी हीट फ्लो ना करे, नो हीट फ्लो फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ ए सिस्टम टू अनदर पोर्शन, ठीक है, तब वो क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके। इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, from one portion of system to another portion, ठीक है, हीट फ्लो नहीं करी, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? उसमें कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम आया हुआ है। मान लीजिए ऐसा इक्विलिब्रियम आया जैसे टेम्परेचर सेम है, तो दैट मीन्स उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। दोनों साइड क्या है? हीट बराबर है, ठीक है, तो उसमें कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा। सिस्टम टू अनदर पोर्शन, ठीक है। ओके। तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, हमारा एक ये रूम है, ठीक है, इस रूम के हर कोने का टेम्परेचर सेम है मान लीजिए, ठीक है। हम दो कोना लेंगे, उन दोनों कोने का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। अगर टेम्परेचर सेम होगा दैट मीन्स उसमें कोई हीट का फ्लो ही नहीं होगा। जिसमें टेम्परेचर सेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोथर्मल प्रोसेस हमने पढ़ा भी है, ठीक है। जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो वो कौन सा होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है।
दैट मीन्स अगर टेम्परेचर सेम हुआ एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, मान ली एक कोने का टेम्परेचर T1, दूसरे कोने का है टेम्परेचर T2, तो उनका चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T1 डेल टी वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल था। ठीक है, तो सेम अगर टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी हीट फ्लो नहीं कर पाएगी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें क्या थर्मल मतलब टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ओके। अब हम इसका एग्जांपल लेके थर्मल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक हॉट बॉडी है, एक जिसका टेम्परेचर है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें पता है हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हॉट टू कोल्ड हीट फ्लो। ठीक है, हीट फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड। ठीक है, अगर अब एक सर्टेन टाइम के बाद देखते हैं हम, एट सर्टेन टाइम तो हमें क्या मिलता है, अगर इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर आपस में इक्वल हो गया 50 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, इसमें टेम्परेचर दोनों का सेम हुआ, दैट मीन्स इसमें कोई भी हीट का फ्लो होगा ही नहीं, इसका हीट का फ्लो रुक जाएगा, दैट मीन्स नो हीट फ्लो। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, नो हीट फ्लो हो रही है, दैट मीन्स टेम्परेचर इज सेम of both body, so no heat flow and they are in thermal equilibrium, तो ये होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जीरोथ लॉ को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जीरोथ लॉ को मान लीजिए हमारे पास तीन बॉडी हैं, तीन बॉडी हैं, वन टू थ्री, तीनों का टेम्परेचर है T1, बॉडी 2 का है T2, बॉडी 3 का है T3। ठीक है, अब हमें पता है बॉडी 1 और बॉडी 2 क्या है, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ T2। और क्या है, बॉडी 2 और बॉडी 3 क्या है, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी 2 और बॉडी 3 का भी टेम्परेचर आपस में इक्वल होगा, क्योंकि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इस जीरोथ लॉ से हम कह सकते हैं कि बॉडी जो फर्स्ट बॉडी है और जो थर्ड बॉडी है वो भी आपस में किसमें होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। T1 उनका टेम्परेचर भी इक्वल होगा, T1 इज इक्वल टू T3। तो ये है जीरोथ लॉ। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास 3 बॉडी हैं जिनका टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है। अगर फर्स्ट और सेकंड आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सेकंड और थर्ड आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी फर्स्ट और बॉडी थर्ड भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी और उनका टेम्परेचर भी इक्वल होगा। या फिर एक और ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ए, एक सिस्टम है सिस्टम बी, यह है सिस्टम सी। मान लीजिए सिस्टम ए है थर्मल इक्विलिब्रियम में विद सिस्टम बी के, और सिस्टम ए है किसके थर्मल इक्विलिब्रियम में, सिस्टम सी के। ठीक है, तो सिस्टम बी और सी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेके थर्मोमीटर का एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक बॉडी ए, इसका हमें टेम्परेचर पता है 30 डिग्री। जब हमने थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर मेज़र किया, ये है हमारा थर्मामीटर, तो इसका टेम्परेचर कितना आया, 30 डिग्री।
और एक और बॉडी है जो क्या है, बॉडी ए के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एक और बॉडी है बी जो बॉडी ए के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब जब हमने बॉडी ए का टेम्परेचर मेजर किया तो वो कितना आया था 30 डिग्री। और वो बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी बी की। तो हम बिना बॉडी बी का टेम्परेचर मेजर किए हम बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है जीरोथ लॉ का। दैट मीन्स अगर हमें एक बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर से पता लग गया और वो बॉडी जितनी भी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है उन सब का भी टेम्परेचर सेम होगा। हम उनमें बिना थर्मामीटर के साथ मेज़र कर सकते हैं थर्मामीटर टेम्परेचर को। तो इस सब एक जीरोथ लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसने जीरोथ लॉ के द्वारा हमें टेम्परेचर स्केल का कंसेप्ट पता चला है। इट गिव्स ए कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल के कंसेप्ट का पता लगा हमें जीरोथ लॉ से। ठीक है, तो ये है हमारा जीरोथ लॉ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बहुत ही यूज होता है। तो एक बार हम इसका स्टडी कर लेते हैं ताकि आगे हमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन को। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी है यू। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन ए सिस्टम, एनर्जी प्रेजेंट इन ए सिस्टम, तो वो क्या होती है हमारी इंटरनल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कौन सी होती है, इंटरनल एनर्जी। अब देखते हैं हम वर्क का क्या इफेक्ट होता है और हीट का। वर्क ऑन द सिस्टम हो या वर्क बाय द सिस्टम हो तब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन में बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो एक बार ध्यान से समझ लेना। ये है वर्क डन वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन है ऑन द सिस्टम। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, जैसे मतलब कि बाहर से वर्क किया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम खुद वर्क करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये कौन सा होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, जब वर्क हम बाहर से सिस्टम पे वर्क करें तो वो होता है पॉजिटिव वर्क। अगर सिस्टम खुद अपना वर्क करे तो वो कौन सा होता है, नेगेटिव वर्क। ऐसे ही हीट एनर्जी क्या है, अगर हीट क्या है, सप्लाई की जाए, बाहर से सप्लाई की जाए, ये क्या है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, मतलब बाहर से हीट को सप्लाई किया गया है, तो ये क्या होगी, प्लस क्यू। दैट मीन्स इसकी ये हीट पॉजिटिव होगी। अगर सिस्टम से बाहर हीट निकलती है, मतलब इवोल्यूशन है ऑफ हीट, अगर सिस्टम अपनी हीट खुद बाहर निकाल रहा है तो क्या होगी, मतलब बाहर निकाल रहा है अपनी हीट, तो नेगेटिव होगी उसकी खुद की हीट। दैट मीन्स माइनस ऑफ क्यू। इसको क्या बोल सकते हैं, हीट ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम अपनी हीट निकाल रहा है बाहर सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होगी, माइनस क्यू। ठीक है, पॉजिटिव वर्क, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, या इसको बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन, नहीं सॉरी, कंप्रेशन। मतलब अगर किसी सिस्टम के ऊपर बाहर से वर्क किया जाता है, वर्क मतलब
उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए और उसको एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए और उससे कि उसकी वॉल्यूम में कितना चेंजमेंट आता है, यही तो होता है वर्क। अगर उसको बाहर से प्रेशर लगाया जाएगा तो उसमें उस सिस्टम की, मान लीजिए एक गैस का सिस्टम है, गैस के सिस्टम पे बाहर से प्रेशर लगाया जाता है तो वो किस में आ जाता है, कंप्रेशन में आ जाती है। तो यही क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, दैट मीन्स बाहर से प्रेशर लगाया जाएगा, ऑन द सिस्टम होगा तो वो क्या होगा, कंप्रेशन होगा उसमें। ठीक है, माइनस डब्ल्यू क्या होता है, माइनस डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाए, वर्क डन बाय द सिस्टम। और इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब गैस का एक्सपेंशन हो रहा हो। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। मान लीजिए हमारा सिस्टम एक गैस सिलेंडर है तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस होगी। ठीक है, अगर वो सिस्टम खुद वर्क करेगा। ऐसे ही हीट का देख लेते हैं हम। प्लस क्यू कौन सी हीट होगी, अगर बाहर से हीट सप्लाई की जाए, हीट सप्लाई, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इसको, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। देखो ये प्लस क्यू कैसे हुई, मान लीजिए सिस्टम की पहले ही हीट है, पहले ही हीट एनर्जी है Q1। ठीक है, हमने बाहर से कुछ हीट और दी है, दैट मीन्स मान लीजिए हमें डेल क्यू दी है हीट। ठीक है, डेल क्यू थोड़ी, मतलब थोड़ी अमाउंट की हीट और एक्स्ट्रा दी है, दैट मीन्स उसमें टोटल हीट कितनी आई, Q1 प्लस डेल क्यू, दैट कुछ हीट उसके ऊपर ऐड होके ही आएगी। मतलब जो ओरिजिनल हीट थी उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट ही होके आएगा, दैट मीन्स जो भी टोटल हीट आएगी ओरिजिनल हीट से थोड़ा ज़्यादा आएगी, इसलिए इसको प्लस क्यू कहते हैं, मतलब इसका साइन पॉजिटिव होता है। माइनस क्यू क्या है, हीट, हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट ड्रॉन की जाए, दैट मीन्स हीट ड्रॉन कर रहे हैं, मतलब सिस्टम अपना हीट इवोल्व कर रहा है, दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ हीट। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि अब्जॉर्ब की गई है हीट तब हमें प्लस क्यू लेना है, इवोल्यूशन की गई है हीट तब हमें माइनस क्यू लेना है, तो ये याद रखना है। ओके, अब हम किसका करते हैं, इंटरनल एनर्जी पे क्या चेंजमेंट आता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में साइन में, इंटरनल एनर्जी का साइन कन्वेंशन देखेंगे हम, तो क्या होगा, डेल, सॉरी, प्लस यू कब आएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, जब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब क्या होगी, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेगेटिव इंटरनल एनर्जी कब आती है, जब टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो तब इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा सिस्टम का तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा सिस्टम का तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो ये तीनों थे हमारे साइन कन्वेंशन, जिसमें हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव क्यू कब आता है, नेगेटिव क्यू कब आता है, प्लस पॉजिटिव डब्ल्यू कब आता है और नेगेटिव डब्ल्यू कब आता है। अब हम वर्क डन का साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजमेंट आता तब वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब पॉजिटिव वर्क डन होगा या नेगेटिव वर्क डन होगा, अब वो देखते हैं। तो हमें पता है वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल प्रेशर एक्सटर्नल डीवी, मतलब अब बाहर से हमें कितना प्रेशर उस सिस्टम पे लगाया जाता है जिससे उसकी वॉल्यूम में कितना चेंजमेंट आता है, वो क्या होता है हमारा वर्क डन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस पे वर्क डन कितना होता है, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, उससे वॉल्यूम में कितना चेंजमेंट आता है। तो एक बार हम वो पढ़ लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है,
तो एक्सपेंशन ऑफ गैस कौन सा होता है, जिसमें वर्क डन किया जाए सिस्टम के द्वारा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो, बाय द सिस्टम मीन्स एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो इसमें क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। वर्क डन नेगेटिव होता है जब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो। ओके, अब देखते हैं हम इसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई गैस है जिसकी वॉल्यूम है इनिशियल VI, ठीक है। अब सिस्टम ने खुद प्रेशर लगाया है, दैट मीन्स कि वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज होगी। मान लीजिए V फाइनल है इतनी, तो हमें पता है इसकी वॉल्यूम में थोड़ी इंक्रीमेंट आ गया, दैट मीन्स डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल ज़्यादा हुई है, इंक्रीज हुई है, मतलब V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, हमें पता है क्योंकि सिस्टम ने खुद वर्क किया है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन कर रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ है गैस का, तो मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है मतलब V फाइनल ज़्यादा है V इनिशियल से, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव वॉल्यूम, क्योंकि V फाइनल ज़्यादा है और V इनिशियल से, तो क्या मिलेगी हमें, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम उस फॉर्मूले में रखते हैं, तो क्या आती है, मान लीजिए हमारा फॉर्मूला है P एक्सटर्नल डेल V, तो इसमें हम देखते हैं ये अगर पॉजिटिव है तो हमें कितना मिलता है, वर्क डन माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, मतलब वर्क डन हमें क्या मिलता है, नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ओके, वर्क डन नेगेटिव होगा और क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव हो तब हमारे क्या आता है, नेगेटिव वर्क डन, या कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस हो तब हमारा क्या आता है, नेगेटिव वर्क डन। ये पता चल गई होगी शायद आपको। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम कंप्रेशन ऑफ गैस। कंप्रेशन ऑफ गैस हो तब क्या इफेक्ट होता है वर्क डन पे। कंप्रेशन ऑफ गैस मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाहर से वर्क किया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, दैट मीन्स पॉजिटिव वर्क है। अब ये पॉजिटिव वर्क कैसे आएगा और उससे वॉल्यूम में कितना चेंजमेंट आएगा, तो वो सब देखते हैं। तो जब कंप्रेशन ऑफ गैस हो, मान लीजिए हमारे पास है ये गैस का कंटेनर, इसकी इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, VI, ठीक है, VI इनिशियल वॉल्यूम है। अब बाहर से हम प्रेशर लगा रहे हैं इसके ऊपर, बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कंप्रेस हो गई। कंप्रेस हो गई मतलब वॉल्यूम में चेंजमेंट आ गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी इसकी, ठीक है। मान लीजिए ये सारे इस कंटेनर में है, सॉरी ये इस कंटेनर में है, तो इसमें क्या होगा, इसकी वॉल्यूम मान लीजिए कम हो गई, ठीक है। V फाइनल है ये, V फाइनल ये मतलब V इनिशियल ज़्यादा है V फाइनल से, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V फाइनल माइनस ऑफ V इनिशियल। V इनिशियल ज़्यादा है V फाइनल से, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा। तो हमारा वर्क डन क्या था, वर्क डन इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V, डेल V, ठीक है। तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब कंप्रेशन ऑफ ए गैस हो तो उसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, फाइनल वॉल्यूम, और इससे चेंज इन वॉल्यूम क्या आती है, नेगेटिव, और उसकी वजह से क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो, बाय द सिस्टम हो तो वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। बट क्या होता है, बट वर्क डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना, वर्क डन कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी वर्क डन नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी वर्क डन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ वर्क होगा, मतलब पॉजिटिव वे में मिलेगा हमें वर्क, ठीक है। कैन नेवर बी नेगेटिव, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क कभी भी सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। इट मीन्स नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। कोई भी वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा, ठीक है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। और ऑलवेज क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो हमारे जैसे आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आएगी ये इक्वेशन। तो एक बार उसका बता देती हूँ मैं। du माइनस डब्ल्यू होता है, ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, जो हीट सप्लाई की गई है और जो वर्क डन उसमें चेंजमेंट आया है उसकी इक्वल होगी। तो उसमें अगर हम ये पुट करके देखते हैं, जब ये कौन सा वर्क डन है, ये वर्क डन है ऑन द सिस्टम, ठीक है, ये वाला वर्क डन। ओके, एक आता है हमारा डी यू इक्वल टू डी यू माइनस प्लस ऑफ डब्ल्यू, ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमेशा अपनी इक्वेशन क्या रहेगी, ये रहेगी, ये है राइट, ठीक है। तो इसमें हम वर्क डन की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने अभी निकाली है, डी क्यू इक्वल टू डी यू माइनस ऑफ पी डी वी, यही निकाली है हमने। दैट मीन इसका मतलब क्या है, डी यू प्लस ऑफ पी डी वी। तो ये क्या मिल गया हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उससे रिलेटेड IIT JEE के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसका एक बार डायग्राम बना के अच्छे से वो एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, हमने पढ़ा ऑन द सिस्टम वर्क डन पढ़ा है, एक पढ़ा हमने बाय द सिस्टम वर्क डन, या फिर ऑन द सिस्टम हीट सप्लाई की जाती है, सिस्टम के द्वारा हीट सप्लाई की जाती है। तो उसका एक बार समरी कर लेते हैं हम, बाय द सिस्टम, ठीक है, एक समरी है ताकि याद करने में जल्दी याद हो जाए। ओके, अगर वर्क डन को देखते हैं तो ये ऑन द सिस्टम कौन सा होता है, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। ऑन द सिस्टम कौन सा होगा, पॉजिटिव वर्क, जो क्या क्या कहलाएगा, कंप्रेशन, जो क्या क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। और बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव वर्क, जो क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन। अब ऐसे हीट का देख लेते हैं, क्या होगा, पॉजिटिव होगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव हीट हो मतलब हीट सप्लाई की गई है, ठीक है, तो क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सप्लाई की गई है तो वो अब्जॉर्ब भी करेगा ना बाहर से आई हुई हीट को, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। अगर हीट नेगेटिव है मतलब बाय द सिस्टम है, दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ हीट। आप इसको ऐसे समरी को याद कर लेना। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं IIT के, उनको सोल्व करेंगे। और आई जस्ट होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।